50 लोगों के टॉयलेट को अकेली बहू साफ करेगी। अरे बहना, अब आ भी जाओ, क्या पूरे महीने का आज ही साफ करके निकलोगी? अभी तो मेरे आगे 4 लोग और भी हैं। बहना, पब्लिक टॉयलेट को मजबूर ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो बहन अंदर गई हैं उन्हें गए हुए काफी देर हो चुकी है, बाहर आए तो फिर कोई और जाए। 1 घंटे से इस लाइन में लगी हुई हूँ, पता नहीं कब बारी आएगी मेरी। उर्वशी पब्लिक टॉयलेट की लाइन में लगी हुई थी। उसे 1 घंटा लगे हुए हो चुका था और आधा घंटा उसे और वहीं रुकना पड़ा। तब जाकर उसकी बारी आई और गंदा सा पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करके उर्वशी गुस्सा करते हुए ही घर पहुंची। आ गई उर्वशी, ले तेरा नाश्ता मैंने तैयार किया हुआ है, जल्दी से नाश्ता कर ले। क्या खाक नाश्ता कर लूं माँ मैं? उस पब्लिक टॉयलेट की लाइन में लगे लगे मुझे चक्कर आने वाला था। मेरा तो पूरा दिन ही वहां खराब हो गया। 2 घंटे में मैं वहां से लौट रही हूँ। ऊपर से इतना गंदा टॉयलेट था कि बस मुझे तो उल्टी आने वाली थी। आप हमारे टॉयलेट को अच्छा क्यों नहीं करवा देती हो? टॉयलेट है तो सही हमारा, बस उसकी नाली में कुछ अटक गया है तो पानी निकलता नहीं है। मैं आज उसे करवा दूंगी। नहीं माँ, उसे मत करवाना। मेरी इच्छा है कि आप एक बड़ा सा पत्थर वत्थर लगा हुआ साफ सा टॉयलेट घर में बनवाना, जिसमें बाथरूम भी अटैच हो और उसमें बड़ा सा बाथ टब भी हो। हे भगवान, इस लड़की की इच्छाएं। देख बेटा, तेरी माँ तो गरीब है, जो टॉयलेट घर में है उसी को सही करवाएगी। लेकिन हाँ, देखना, मैं तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढूंगी जिसमें बहुत बड़ा टॉयलेट और बाथरूम होगा। सही है? नहीं माँ, ससुराल की क्या गारंटी कि कैसा मिलेगा? आप घर में ही करवा दो ना। उर्वशी, चल, बहुत हो गई बेकार की बातें। ज्यादा इस सब में दिमाग और वक्त ना जाया कर। चल घर के काम देख। गीता ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उर्वशी गीता की इकलौती बेटी थी जिसकी बड़े घर में रहने की इच्छा थी, और सबसे बड़ी इच्छा उसकी ये थी कि वो एक बड़े से टॉयलेट को इस्तेमाल करे। उसके घर में बड़ा सा साफ सुथरा टॉयलेट और बाथरूम हो, जबकि उसके घर में छोटा सा टॉयलेट था। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीत गए और उर्वशी की शादी का वक्त आ गया। गीता ने उसके लिए एक अमीर परिवार ही देखा था, जहां पर ब्याह कर उर्वशी उसकी बहू बन गई। बहू, तेरा गृह प्रवेश भी हो गया, अब बाकी की रस्में हम कल करेंगे। शादी के काम काज में तू थक गई होगी ना, तो जा, अब जाकर तू आराम कर ले। दामिनी अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ा। आप सभी भी अब जाकर सो जाइए, बाकी की सब रस्में अब कल करेंगे। सुनीता ने सभी को कमरों में जाने को बोला। शादी का घर था और ऐसे में कम से कम 100 की तादाद में मेहमान उसके घर में ही थे। उर्वशी की ननद उसे कमरे तक छोड़कर आ रही थी। कितना बड़ा फंक्शन अटेंड किया है मैंने। इतने घंटे एक ही जगह पर बैठे बैठे तो अब मुझे टॉयलेट आ रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन कैसे कहूँ? पर मुझे तो इनका टॉयलेट देखने की इच्छा भी है। ननद जी से ही कह देती हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है ना उर्वशी? अगर कुछ भी बात हो तो मुझे बेझिझक बता दो। ननद जी, वो मुझे ना टॉयलेट जाना है। हाँ हाँ, तो तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? इट्स ओके, चलो मैं तुम्हें टॉयलेट ले चलती हूँ। दामिनी ने उर्वशी को टॉयलेट दिखाया। उर्वशी उसे देखकर चौंक गई। कितना बड़ा टॉयलेट है, ये तो मेरे मायके वाले घर से भी बड़ा है। वाह उर्वशी, तेरे तो भाग खुल गए। देखो उर्वशी, ये वाला जो टॉयलेट है मेंस के लिए है। ये दरवाजे वाला जो टॉयलेट है, इसमें एक देसी है और दूसरा विदेशी यानी कि इंग्लिश टॉयलेट। तो तुम्हें जिसमें भी कंफर्टेबल लगे तुम जा सकती हो। वहाँ शीशे की दीवार के पीछे बाथ टब और शार है। अभी ना जरा से ये गंदे हो रहे हैं, वो क्या है ना, मेहमान है तो हार जार लगी रहती है। कोई नहीं दीदी, मैं समझती हूँ। उर्वशी ऐसे बोलकर दरवाजे वाले देसी टॉयलेट में चली गई और उसे इस्तेमाल करके बाहर आ गई। टॉयलेट देखने के बाद उर्वशी का मूड अच्छा हो गया था। इस सब के बाद वो अपने कमरे में गई और अगले दिन सुबह के वक्त सारा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में उर्वशी भी जल्दी उठी और जैसे ही वो तैयार होने के लिए पहले टॉयलेट इस्तेमाल करने गई तो उसे वो रात से भी गंदा मिला। हे भगवान, सुबह से ही मेहमानों ने आकर टॉयलेट को सड़ाना शुरू कर दिया। कोई नहीं, इस टॉयलेट को साफ रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसे मैं ही साफ करूंगी। 50 लोगों के इस्तेमाल किए हुए टॉयलेट को उर्वशी ने ससुराल के पहले दिन ही साफ करके चमका दिया। चांदी सा चमक रहा है मेरा टॉयलेट तो। जब ये मेहमान चले जाएंगे तो मैं इसे ऐसे ही चमकाए रखा करूंगी। उर्वशी ऐसे बोलकर बाहर आई, जहां फिर वो तैयार होकर नीचे पहुंची। हाँ गई तू बहू? नमस्ते माँ। नमस्ते। सभी बस तेरा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जा बहू, जल्दी से अपनी पहली रसोई बना ले, उसके बाद मेहमानों को अपने अपने घरों के लिए निकलना भी है। जी। अभी उर्वशी ऐसे बोलकर जा ही रही थी कि तभी दामिनी आई। अरे माँ, मैं टॉयलेट गई थी, बड़ा साफ साफ सा लग रहा था, किसने किया?
पता नहीं बेटा। माँ जी, वो मुझे काफी गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने टॉयलेट साफ कर दिया। क्या बात है सुनीता, भाभी पहले ही दिन बहू ने तो कमाल कर दिया। अरे बहू, तूने क्यों बेवजह कसरत की, मैं कर देती ना। नहीं नहीं माँ जी, इसमें भला क्या कसरत, ये मेरा ही तो घर है। उर्वशी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए वो रसोई में आ गई, जहां उसने पहली अपनी रसोई बनाई और सभी को मीठा सर्व किया। बहू के हाथों की पहली रसोई खाने के बाद लगभग आधे मेहमान अपने घर जाने को निकल गए और आधे घर में ही रहे। ये तो बस आधे लोग ही गए हैं, बाकी के आधे कब जाएंगे? माँ जी, बाकी के आधे मेहमान? अरे हाँ बहू, वो अभी तेरी ननद, उसके ससुराल वाले, तेरी मासी और बुआ सास जी का परिवार वगैरह घर में ही रहेगा। मैंने ही इन्हें रोक लिया। शादी होने के कम से कम 10-15 दिनों बाद तक भी घर में रौनक तो रहनी ही चाहिए। उर्वशी सुनीता की बात सुनकर बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब ये लगभग 50 लोग 10 से 15 दिन घर में रहेंगे और रोज मेरा टॉयलेट सड़ा देंगे। ये भगवान! उर्वशी को घर का टॉयलेट धोने की चिंता थी। आज का दिन तो कुछ यूं खत्म हो गया। सारा दिन घर का टॉयलेट इस्तेमाल हुआ और जब अगली सुबह उर्वशी टॉयलेट इस्तेमाल करने गई तो वो फिर से बहुत गंदा था। ये ननद जी के पति देवांश जी भी ना कितनी बदबू फैला कर निकलते हैं। अगर मैंने नाक से हाथ हटाया तो मेरे तो नाक के बाल भी शायद जल जाएंगे। आज जो भी हो, मैं टॉयलेट नहीं धोऊंगी। अरे उर्वशी बेटा, तू टॉयलेट में ही है? चल अच्छा है। वो मैं कहने आई थी कि टॉयलेट को कल की तरह आज भी साफ कर देना। इतने लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो रोजाना बहुत गंदा हो जाता है। सुनीता उर्वशी को ऑर्डर देकर चली गई। बेचारी उर्वशी का मन नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे सभी टॉयलेट अच्छे से साफ करने पड़े। ये क्या बात हुई, एक दिन मैंने टॉयलेट साफ क्या कर दिया, ये जिम्मेदारी माँ जी ने मेरे ऊपर ही डाल दी। अब तो साफ करना ही पड़ेगा। उर्वशी ने ऐसे बोलकर सारे टॉयलेट को अच्छे से चमका दिया। कुछ देर बाद जब वो टॉयलेट साफ करके नीचे आई तो उसने देखा कि उसकी ननद का पति टॉयलेट की तरफ को जा रहा था। अरे नहीं, ये फिर से मेरे धोए हुए टॉयलेट को सड़ाने जा रहे हैं। अब फिर से टॉयलेट से इतनी ही गंदी बास आएगी कि मुझे गुलाब के पत्तों वाला परफ्यूम टॉयलेट में लगाना पड़ेगा। और ये बहू कहाँ गुम है? टॉयलेट, मेरा मतलब बुआ जी, मैंने टॉयलेट साफ कर दिया है, आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकती हो। ये पुड़िया भी बहुत बदबू फैलाती है, लेकिन जो भी हो, एक दिन टॉयलेट धोने के बाद तो मैंने ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब 50 लोगों की गंदगी को मुझे अकेले ही साफ करना पड़ता है। उर्वशी बेचारी अपने टॉयलेट को लेकर बहुत टेंशन में आ गई थी। 15 दिनों तक रोजाना 50 लोगों का इस्तेमाल किए जाने वाला टॉयलेट उसने अकेले ही साफ किया, जिस बीच उसे बस टॉयलेट का ही बेराग रहने लगा था। 15 दिनों के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए। आज तो टॉयलेट ज्यादा गंदा हुआ ही नहीं, क्योंकि अब तो कोई भी घर में नहीं है सिवाय माँ जी के और पूरब जी के। 50 लोगों का टॉयलेट साफ करना आसान नहीं था, लेकिन अब तो कभी मेरा टॉयलेट ऐसा गंदा होगा ही नहीं। ये भी मेरी जिंदगी के यादगार पल रहेंगे। कार्तिक, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज आपका बर्थडे है ना? हाँ, बर्थडे तो है, लेकिन हम कहीं और भी तो बना सकते थे बर्थडे। इतने सारे लोगों के बीच में मेरा बर्थडे बनाने की क्या जरूरत थी? सभी लोग तो अनजान हैं, हम इन्हें नहीं जानते, हमें इनसे मतलब नहीं, इन्हें हमसे मतलब नहीं। लेकिन फिर भी किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, आप अपना केक कट कीजिए। हैप्पी बर्थडे माय स्वीट डार्लिंग। कार्तिक के ऐसा कहते ही संगीता बहुत प्यार से केक काटती और कार्तिक को खिलाती है। तभी कार्तिक अपने घुटनों के बल बैठकर संगीता को प्रपोज करते हुए रिंग देने लगता है। ये सब रेस्टोरेंट पर बैठे हुए सभी लोग देख रहे होते हैं, तो वो सभी ताली बजाने लगते हैं और कार्तिक को अप्रिशिएट करने लगते हैं। क्या हिम्मत है भाई तुम्हारी, बहुत अच्छे लगे रहो। अरे यार, इतना प्यार करने वाला लड़का है, हाँ कर दो जल्दी से। सबकी नजर उन दोनों के ऊपर टिकी होती है। संगीता को शर्म आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इतने में एक औरत संगीता को देखती ही रहती है। अरे देखो देखो, ये तो वही दोनों हैं, हमारे मोहल्ले की लैला मजनू। इस लड़के को जरा भी शर्म नहीं है, अपनी ही भाभी को प्रपोज कर रहा है। क्या जमाना आ गया आज का। उस औरत की ये बात सब लोग सुन लेते हैं और उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक देवर अपनी माँ समान भाभी को प्रपोज कैसे कर सकता है। तो चलिए इस कहानी को जानने के लिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। काव्या सुनो, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम इन दोनों भाइयों के लिए नाश्ता तैयार कर लेना, आज मेरा सरस्वती माँ का व्रत है। हाँ हाँ ठीक है जेठानी जी, आप चले जाइए, मैं नाश्ता तैयार कर दूंगी। काव्या का रंग काला था तो वहीं संगीता बहुत सुंदर और गोरी थी। उसकी खूबसूरती पर आधा मोहल्ला उसके पीछे पागल था। यही नहीं, मोहल्ले के साथ साथ उसका देवर भी। अरे बाबा, तुमने आने में बहुत देरी लगा दी।
अरे तुम्हारी काली पत्नी को झूठा दिलासा दे रही थी। वैसे सच कहूँ तो काव्या बहुत भोली है, बेचारी को पता ही नहीं चलता कि हम लोग उसके साथ कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं। अरे उसकी बातें करके क्यों मेरा मूड ऑफ कर रही हो? उसके चेहरे के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उल्टी आने का मन होता है। बस करो, चलो चलते हैं। आज कहाँ लेकर जाने वाले हो? मैडम आपको तो हम लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलेंगे। कार्तिक संगीता को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है और सुबह सुबह की चाय उसे एक बड़े से रेस्टोरेंट में पिलाकर लाता है। वह जितना भी पैसा कमाता है सारा पैसा अपनी भाभी संगीता के ऊपर लुटा देता है और संगीता भी बड़ी ही चालाक थी, वह कार्तिक की फीलिंग्स का पूरा फायदा उठाती है। अरे भाई मुझे क्या, अगर कोई मेरे पीछे पागल हो रहा है, मुझे तो बस मेरी ख्वाहिशों से मतलब है जो बेचारे मेरे देवर के चलते पूरी हो रही हैं। वरना मेरा पति वो तो हमेशा नौकरी पर ही रहता है, उसे तो अपने काम के अलावा कभी अपनी खूबसूरत बीवी दिखाई ही नहीं देती। तभी कार्तिक आता है। आपके लिए चॉकलेट आइसक्रीम आपको बहुत पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारे भैया तो बहुत ज्यादा बिजी रहते, मेरे फ्रेंड की शादी है तो मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। हाँ तो क्या हुआ, मैं आपको शॉपिंग कराऊंगा और आपके पीछे तो मैं अपनी सारी दौलत में आग लगा दूं। इस तरह कार्तिक संगीता को शॉपिंग भी करवाता है और वहीं काव्या घर में नौकरानियों की तरह काम करती रहती है। काफी देर हो गई है, अभी तक ना तो जेठानी जी आई हैं और ना ही कार्तिक जी अपने जिम से आए हैं। पता नहीं दोनों कहाँ रह गए। काव्या तभी दोनों को एक साथ दरवाजे से अंदर आते हुए देखती है। ये दोनों एक साथ कैसे? अरे प्यारी देवरानी जी, अपने जेठ जी को नाश्ता करवा कर भेजा या नहीं? जेठ जी तो नाश्ता करके कब के चले गए हैं और आप लोगों का नाश्ता ठंडा हो गया है। आखिर आप दोनों कहाँ रह गए थे? आज जिम में बहुत ज्यादा कसरत की थी, बस इसलिए लेट हो गया। और वैसे भी तुमसे क्या मतलब, मैं लेट आऊं या जल्दी आऊं, मेरी मर्जी। मुंह बनाकर कार्तिक अपने कमरे में चला जाता है और काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं देवरानी जी, देवर जी की बातों को बुरा मत मानो, वो तो शुरू से ऐसे ही हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है, कभी प्यार तो कभी गुस्सा। नहीं जेठानी जी, आपको नहीं पता, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही इनका बर्ताव मेरे साथ ऐसा ही है। हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। संगीता यह सुनकर मन ही मन हंसने लगती है। अरे जो चीज मेरी है वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? और वैसे भी ये शादी तो एक फॉर्मेलिटी के लिए ही थी, असल में तो देवर जी मुझसे ही प्यार करते हैं। संगीता ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन काव्या के दर्द का उसे जरा भी एहसास नहीं होता। 2 दिन बाद ही संगीता का बर्थडे आने वाला था। संगीता उसी की तैयारी में लगी होती है। बर्थडे से 1 दिन पहले अनुराग घर पर जल्दी आ जाता है और संगीता का हाथ पकड़कर बहुत प्यार से उसे अपने कमरे में लेकर आता है। ये देख कार्तिक को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। मेरी संगीता जी को भैया ने हाथ कैसे लगा दिया? संगीता ने तो ये कहा था कि भैया उसे छूते भी नहीं है। अरे आप आ गए, देखो मैंने आपके लिए कितनी प्यारी शर्ट ली है, चलो इसे पहनकर दिखाना जरा। कार्तिक गुस्से में शर्ट को पकड़कर फेंक देता है। लाख बार कह चुका हूँ मुझसे दूर ही रहा करो, दोबारा मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। कार्तिक अपने बड़े भाई अनुराग का गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर निकाल देता है, तो वहीं अनुराग बर्थडे से 1 दिन पहले रात को संगीता को सरप्राइज देता है। 12 बजे उसका केक कटवाता है। अरे ये सब आपने कब प्लान किया? मुझे पता भी नहीं चला, आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम हो। मुझे माफ करना, काम के सिलसिले में इतना बिजी रहता हूँ कि तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहुत खूबसूरत सी बीवी है जिसका मैं ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा। ये सरप्राइज स्पेशली तुम्हारे लिए प्लान किया था, अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे लिए आया हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। पहली बार संगीता को अपना बर्थडे बहुत स्पेशल फील होता है। अगले दिन कार्तिक संगीता को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। पहले तो वो वैसे नाराज रहता है। जब मैं हूँ तुम्हारे लिए करने के लिए तो तुम्हें भैया से क्या मतलब? क्या तुम भैया से दूर नहीं रह सकती हो? तुम उदास क्यों हो रहे हो? देखो अनुराग जी मेरे पति हैं, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं इस चीज का सम्मान रखती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि पूरी दुनिया को मैं एक तरफ कर दूंगा तुम्हारे लिए। बस आज के बाद भैया के करीब जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, आज मेरा बर्थडे है तो मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आए हो, अभी भी नाराज रहोगे क्या? संगीता के इतना बोलते ही कार्तिक नॉर्मल बिहेव करने लगता है। इसके बाद वह संगीता को बड़े से रेस्टोरेंट में प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाने लगता है। लेकिन उस रेस्टोरेंट में उन्हीं के मोहल्ले की कुछ औरतें भी थीं जो उन्हें बहुत पहले से जानती थीं। आज तो इनका भांडा फूट कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेचारी काव्या, जब उसे हकीकत का पता चलेगा तो पता नहीं उसका क्या होगा। सरस्वती उनकी वीडियो बनाकर काव्या को सेंड कर देती है और साथ में लोकेशन भी भेज देती है, जिसके बाद काव्या अनुराग के साथ फॉरेन रेस्टोरेंट में आती है और अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख लेती है। जेठानी जी, मैंने तो तुम्हें बहन माना था, बड़ी बहन का मतलब समझती हो,
लेकिन तुम तो मेरी सौतन निकली। आज मुझे समझ आया कि आखिर क्यों कार्तिक जी मुझसे दूर दूर रहते थे। वो मुझसे प्यार करते ही नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से था। आप ही ने अपनी खूबसूरती के जाल में उन्हें फंसा कर रखा था। संगीता, ये सब क्या है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो। अपने पति के सामने सच्चाई आते ही संगीता भी पलट जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं बहक गई थी। मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आप ही मेरे पति हो। कार्तिक की नादानियों में आकर मैंने ऐसी गलती कर दी। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। अपने सामने कार्तिक जब संगीता के मुंह से ये सब सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का भी एहसास होता है। जिस औरत के पीछे मैं दुनिया और समाज को आग लगाने को तैयार था, आज उसी ने मुझे छोड़कर अपने पति को अपना लिया। मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी पत्नी ने मुझे भर भर के प्यार दिया, लेकिन मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की। कार्तिक ऐसा बोलते हुए काव्या से माफी मांगते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपने और तुम्हारे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। काव्या को इससे पहले कभी कार्तिक का प्यार मिला ही नहीं। इसी के चलते उसने कार्तिक को एक मौका दिया, जिसके चलते कार्तिक ने सभी कुछ भुलाकर अपनी पत्नी काव्या के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की और उसे वो दर्जा दिया जिसकी वह हकदार थी। अब वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।